गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम यूनिट सेकंड से जो लेसन है हमारा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, फीट होता है कर्तव्य, जो मतलब उसने कर्तव्य दिखाए गए हैं इसमें जो असाधारण से एक प्लेयर के। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। रीड। डू यू प्ले और वॉच स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्या बेटे आप गेम खेलते हो या गेम देखते हो, टीवी पर देखते हो या कहीं दाएं बाएं आपके इर्द गिर्द कभी गेम जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, कंडक्ट होते हैं कहीं पे, उन गेम्स को देखना पसंद करते हो। विच इज़ योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट। अगर आपका उनमें इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, कौन सा गेम आप खेलना पसंद करते हैं। देखिए कौन सा गेम आपका पसंद है जो। तो इसमें लेसन में एक प्लेयर हैं जिनके अचीवमेंट्स इसमें बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में वो प्लेयर पैदा हुआ था और किस तरीके से वो जो गेम्स और स्पोर्ट्स में टॉप स्थिति में चला जाता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है, अपना नाम कमाता है, अपने गरीब परिवार है उसकी मदद करता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ऑन 25 मई 1935 एट द बिग टेन ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप्स at an athletic field in the University of Michigan, Jesse Owens sat nursing his injured back on 25 मई 25 मई 1935 को एट द बिग टेन ट्रैक पर, ये ट्रैक है, एंड फील्ड चैम्पियनशिप्स और फील्ड चैम्पियनशिप में एट द एथलेटिक फील्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। एथलेटिक फील्ड में, खेल के मैदान में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जैसे ओवंस सेट नर्सिंग, जैसे ओवंस बैठा हुआ था नर्सिंग ठीक करने के लिए हिज इंजर्ड बैक, उसकी जो पीठ पर चोट लगी थी उसको ठीक करने के लिए, उसको आराम देने के लिए ट्रैक के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जैसे ओवंस है वो बैठा हुआ था। जैसे ओवंस के जो कमर में चोट थी उसको ठीक करने के लिए 25 मई 1935 को बिग टेन ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप नामक जगह पे, जो एक एथलेटिक फील्ड है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, वहाँ पे उस ट्रैक पे, रेसिंग ट्रैक पे जैसे ओवंस बैठा हुआ था और उसकी कमर में चोट लगी थी, उसको उस समय वो ठीक कर रहा था, उसको आराम दे रहा था। He was not really sure whether he would be able to complete even one race that day. उसको विश्वास नहीं था, he was not really sure whether he would be able to complete even one race on that day, कि उस दिन वो एक दौड़ भी दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसके कमर में चोट थी, इंजर्ड थी उसकी बैक, तो उसको आराम वो दे रहा था और उसको विश्वास नहीं था कि आज वो बेहतर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो कोई दौड़ है, कोई रेस है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये उसके लिए बड़ी समस्या थी। नर्सिंग हियर रेस्टिंग एंड समथिंग गेट्स बेटर। नर्सिंग ठीक करना, आराम करना और ठीक हो जाना उससे, आराम करने से। ही कंसल्टेड हिज यूनिवर्सिटी कोच, यूनिवर्सिटी में उसके कोच थे, उनने उनसे परामर्श किया। लैरी सेंडर नाम के वो कोच थे, उनसे परामर्श किया। एंड दे डिसाइडेड दैट ओवंस शुड जस्ट टेक वन इवेंट एट टाइम, और फिर उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया कि ओवंस है जो, वो हर एक इवेंट में, हर रेस में, जो भी वहाँ पे इवेंट है, जंपिंग है, रेस है, हर इवेंट में वो क्या करेगा, केवल एक ही बार ट्राई करेगा। That Owens should just take once event at a time, एक इवेंट में एक ही बार पार्टिसिपेट करेगा। क्या है कि जैसे एक इवेंट है उसको पूरा करने के लिए
जो ट्रायल्स मिलती हैं, और जैसे आप मान लीजिए जंप है, जंप करना है तो उसमें 3 चांसेस है जंप करने के मिलते हैं, और जो सबसे लंबा जंप होता है उसको काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे एवंस के कोच ने डिसाइड किया कि वो 3 जंप्स जो ट्रायल में उसको मिलेंगे उनमें से केवल एक ही जंप लगाएगा, चाहे वो जितना भी होगा, चाहे वो लंबा हो या शॉर्ट हो, ये मैटर नहीं करेगा। इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, प्लान किया। आफ्टर ईच इवेंट दे वुड डिसाइड वेदर ओवंस वुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट। हर इवेंट में हिस्सा लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि जैसे ओवंस को अगले इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। वो स्थिति देखी जाएगी, अगर वो ठीक रहता है एक एक इवेंट को करने के बाद तो नेक्स्ट इवेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड ओवंस बैकफेल्ट, और ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी कि वो अपनी बैक से कैसा महसूस करता है, अपनी कमर से कैसा महसूस करता है। क्या वो, अगर उसको आराम लग रहा है उससे तो ठीक है, नहीं तो वो, अगर स्थिति बुरी हो जाती है तो उसमें नेक्स्ट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एट 3:15 PM, शाम के 3:15 बजे, ओवंस रेन इन द 100 यार्ड डैश। ओवंस 100 जो गज़ की रेस है उसमें दौड़ा, वो डैश में, रेस में, 100 यार्ड डैश में। ही फिनिश्ड विद इन एन ऑफिशियल टाइम ऑफ 9.4 सेकेंड्स, और उसने 9.4 सेकेंड के ऑफिशियल टाइम में उसको पूरा कर लिया। ही फिनिश्ड विद इन ऑफिशियल टाइम ऑफ 9.4 सेकेंड्स, इक्वलिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बिल्कुल समान थी, यानी जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 100 यार्ड डैश का, उस रिकॉर्ड के बिल्कुल बराबरी की ही उन्होंने यहाँ पे जंप किया था, या सॉरी वो उसमें इवेंट में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और उसने उसको ऑफिशियल टाइम के विदिन वो कंप्लीट कर लिया था। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, इन द लॉन्ग जंप इवेंट्स, ओवन जंप्ड ओनली वंस टू अवॉइड स्टर्निंग हिज बैक। 10 मिनट के बाद लॉन्ग जंप था। लॉन्ग जंप में केवल ओवंस जंप्ड ओनली वंस, ओवंस केवल एक ही बार उसने जंप किया, टू अवॉइड स्ट्रेनिंग, कोई भी स्ट्रेनिंग, खिंचाव से बचने के लिए, कि उसकी कमर में कोई खिंचाव न पड़े, कोई बल न पड़े। तो इस तरीके से उसने केवल एक ही बार उसको ट्राई किया। जंपर्स यूजली गेट 3 जंप्स। जंपर्स को, कूदने वालों को, खिलाड़ियों को जो प्राय 3 मौके मिलते हैं जंप करने के, यूजली गेट 3 जंप्स, ऑफ विच द लॉन्गेस्ट जंप काउंट्स, जिनमें से जो सबसे लंबा जंप है वो काउंट किया जाता है। इनक्रेडिबली, और अविश्वसनीय थी ये बात कि ओवंस बैटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई हाफ ए फुट इन द सिंगल जंप, की एक ही अटैम्प्ट उसने किया, सिंगल जंप उसने किया, और फिर भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को आधे फुट से आगे जाके, वो आधा फुट वो ज़्यादा कूदा पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ उससे। ये बात बड़ी बड़ी ही इनक्रेडिबल थी, बड़ी अविश्वसनीय थी। दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड लास्टेड फॉर 25 ईयर्स बिफोर इट वॉज बीटन। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अगले आने वाले जो 25 वर्षों तक ये जारी रहा। मोर वॉज टू फॉलो एट 3:34 PM, मतलब मोर वॉज टू फॉलो एट 3:34 PM, Owens ran in the 220-yard race, breaking the world record for the event too. And finally, in the 220-yard hurdles, Owen broke yet another world record. More was to follow, और इससे भी आगे हुआ। 3:34 पर ओवंस रेन इन द 220-yard रेस, 220 गज की जो दौड़ थी उसमें वो दौड़ा, ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उसमें भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
फॉर द इवेंट दैट इवेंट टू, इस इवेंट में भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जो बना दिया। एंड फाइनली इन द 220 यार्ड हर्डल्स, और फिर अंततः उसने 220 यार्ड की हर्डल जो रेस होती है उसमें पार्टिसिपेट किया। ओवंस ब्रोक येट अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, और यहाँ पे भी ओवंस ने दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया उसको, जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था। एट द एंड ऑफ ए mere 45 minutes after he started, Owens had equaled one athletic record and broken three. For most sports experts, this was the single greatest and the finest athletic performance ever recorded in sports. At the end of a mere 45 minutes, केवल 45 मिनट के अंत में ही, एक 45 मिनट के अंदर अंदर ही, आफ्टर ही स्टार्टेड, जब उसने शुरू किया था, तो ओवंस हैड इक्वल्ड वन एथलेटिक रिकॉर्ड, ओवंस ने एक तो एथलेटिक रिकॉर्ड कायम कर दिया, और उसने पहले जो बने हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड थे ब्रोकन 3, उनमें से 3 रिकॉर्ड को तोड़ दिया, अपने नया कीर्तिमान उसने वहाँ पे स्थापित किया। फॉर मोस्ट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, क्योंकि अधिकतर जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं, दिस वाज द सिंगल ग्रेटेस्ट एंड द फाइनेस्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस एवर रिकॉर्डेड इन स्पोर्ट, ये केवल एकमात्र सबसे बड़ी और सबसे अच्छी एथलेटिक परफॉर्मेंस थी जो कभी स्पोर्ट्स के इतिहास में रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, जो कभी रिकॉर्ड की गई थी, पूरे स्पोर्ट्स में देखी गई थी, केवल ऐसी एक। दिस वाज द सिंगल ग्रेटेस्ट एंड द फाइनेस्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस, ये सबसे बड़ी, एकमात्र और सबसे अच्छी एथलेटिक परफॉर्मेंस रही थी। हाउ डिड द सन, द यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन ऑफ ए पुअर African American talent farmer from rural American became a world renowned athletic? How did the son, कैसे एक बेटा, the youngest of 7 children, जो 7 बच्चों में सबसे छोटा था, of a poor African American tenant, अफ्रीका और अमेरिका के टेनेंट फार्मर, काश्तकार जो किसान थे, काश्तकार किसान के 7 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा, वो किस तरीके से, हाउ डिड द सन फ्रॉम ए रूरल अमेरिकन, एक ग्रामीण अमेरिकन क्षेत्र से, अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र से, बिकेम ए वर्ल्ड रिनाउंड एथलेटिक, वो एक संसार का बड़ा सुप्रसिद्ध एथलेटिक कैसे बन गया, रिनाउंड एथलेटिक कैसे बन गया। जेम्स क्लीवलैंड ओवंस वॉज बॉर्न इन 1913 इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट, 1913 में साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में जेम्स क्लीवलैंड ओवंस का जन्म हुआ। व्हेन ही वॉज 9, जब वो केवल 9 वर्ष का था, द फैमिली मूव्ड टू द सिटी ऑफ ओयो शहर है अमेरिका में, तो उस सिटी में, उस शहर में वो पूरा परिवार चला गया। इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में जो परिवार रह रहा था, ओयो में वो जाके बस गया। ग्रामीण क्षेत्र से, बहुत गरीब परिवार था, किसान काश्तकार थे उनके पिताजी, माता पिता, और 7 बच्चे थे गरीब फैमिली में, और सबसे छोटे थे ये जो ओवंस, वहाँ में जेम्स ओवंस सबसे छोटे बच्चे थे, और उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने जो पहले बने हुए थे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, और बशर्ते कि उनकी कमर में चोट लगी हुई थी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ पे जब कि 3 जो चांस हर एक गेम में पार्टिसिपेट करने के, कि किसी गेम में आप अपना जीतना और हार है उसके लिए 3 चांस आपको मिलते थे, लेकिन उन्होंने 3 चांस में से केवल एक ही चांस लिया, और उसी में उसने अपना बेस्ट किया, और अपना बेस्ट देके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, न केवल अपना बेस्ट दिया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पे बना दिया। ये बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट ही है, एक असाधारण कर्तव्य है एक प्लेयर के द्वारा, एक एथलेटिक के द्वारा। तो गेम्स है, सभी गेम खेलते हैं, लेकिन जो गेम ओवंस ने खेले, जिस तरीके से उन्होंने उसमें नए कीर्तिमान बनाए, ये एक अचंभे वाली बात है, ये एक बड़े ही सरप्राइजिंग थिंग है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। James Clement Owens was born in 1913 in the southern United States. When he was 9, the family moved to the city of Ohio in the northern eastern United States.
ऑन बीइंग आस्क्ड हिज नेम एट द न्यू स्कूल ही रिप्लाइड, स्कूल में जब उससे उसका नाम पूछा गया शहर में ओयो में जब आने के बाद, ऑन बीइंग आस्क्ड हिज नेम एट हिज न्यू स्कूल ही रिप्लाइड जेसी ओवंस, उसने अपने नाम को जेसी ओवंस बताया। और बट द टीचर मिस हर्ड हिम, लेकिन टीचर ने ठीक तरीके से नहीं सुना, मिस हर्ड हो गई वो। एंड हिज नेम वॉज नोटेड इन द स्कूल एज जैसे ओवंस, और इस तरीके से उनका स्कूल में जो नाम जेसी ओवंस की जगह जैसे ओवंस है वो लिख लिया गया, जैसे ओवंस। उसकी मिस हर्ड जो किया, मिस हियरिंग की वजह से। द नेम स्ट्रक एंड दैट वाज द नेम ही वाज नोन बाय फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। द नेम स्ट्रक, और ये नेम अब उसका जुड़ चुका था। एंड दैट वाज द नेम ही वाज नोन, और ये नाम था जिस नाम की वजह से वो पूरे जीवन भर जाना गया। जो उसके टीचर ने उसका नाम जैसे ओवंस रखा, इसी नाम से वो पूरे जीवन में वो जाना गया। जैसे डिस्कवर्ड ए डीप पैशन फॉर एथलेटिक्स, जैसे के अंदर डीप पैशन थी, गहरी भावना थी। डिस्कवर्ड, उसने खोज कर ली, उसने देख लिया कि उसके अंदर एक डीप पैशन है एथलेटिक्स के लिए, गेम्स के लिए, स्पेशली रनिंग के लिए। दौड़ने में वो बड़ा उसका इंटरेस्ट था, उसकी पैशन थी दौड़ लगाना, रेस लगाना। व्हेन ही वाज इन जूनियर हाई स्कूल, जब वो जूनियर हाई स्कूल में था तो उसकी पैशन बन गई। हाउएवर टू हेल्प हिज फैमिली जैसे हैड टू वर्क पार्ट टाइम जॉब्स। इसके अलावा क्योंकि हमें पता है जैसे उनका जो फैमिली बड़ा गरीब था, टेनेंट फैमिली से, काश्तकारों के परिवार से वो संबंध रखते थे, तो टू हेल्प हिज फैमिली, अपने परिवार की मदद करने के लिए, जैसे हैड टू वर्क पार्ट टाइम जॉब्स, जैसे को पार्ट टाइम जो जॉब करना पड़ा, काम करना पड़ा इन हिज फ्री टाइम, जो उसके पास खाली समय बचता था उसमें पार्ट टाइम वो काम करता था। सिंस जैसे कुड नॉट स्टे ऑन आफ्टर स्कूल, क्योंकि जैसे स्कूल में सिंस जैसे कुड नॉट स्टे ऑन आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद यानी स्कूल की पढ़ाई के बाद स्कूल में जैसे अंश नहीं रह सकता था, क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी पड़ती थी, उनको अपना फैमिली के फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ता था, उसके लिए उनको काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो शाम को स्कूल में नहीं रह सकता था। टू प्रैक्टिस करने के लिए ही वाज वर्किंग एट ए शू रिपेयर शॉप इन द इवनिंग, क्योंकि शाम को उसको एक जूते मुरम्मत करने वाली दुकान पर काम करना पड़ता था। ही स्कूल कोच, उसके स्कूल में कोच थे, ही स्कूल कोच चार्ली रैले अलाउड जैसे टू प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उन्होंने, जो उसके कोच थे चार्ली रैले, इन्होंने जैसे को सुबह के समय स्कूल में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी कि कोई बात नहीं, आप शाम को नहीं कर सकते बेटा, तो सुबह कर लो अपनी प्रैक्टिस बिफोर क्लासेज, अपनी कक्षाओं के शुरू होने से पहले। तो ओवंस ऑलवेज सेड दैट ही ओन्ड हिज सक्सेस टू द स्पॉट ही रिसीव्ड फ्रॉम रैले। ओवंस ये बात है वो क्लियरली वो एडमिट करते हैं, ऑलवेज सेड हमेशा वो कहते थे कि ही ओन्ड हिज सक्सेस, कि उनको अपनी सफलता मिली है, टू द स्पॉट ही रिसीव्ड फ्रॉम रैले, उस स्पॉट की वजह से, उस सहारे की वजह से जो उनको सहारा रिले, उनके जो कोच है जो स्कूल में उन्होंने जो सहारा दिया, उस सहारे की वजह से ही आज वो जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी वो प्राप्त कर पाए हैं। ये बात हमेशा जेम्स ओवंस कहते थे। हिज डेडिकेशन टू एथलेटिक्स कंटिन्यू ड्यूरिंग हिज लेटर स्कूल ईयर्स, उसका समर्पण जो एथलेटिक्स के प्रति डेडिकेशन था, उसका समर्पण था, वो स्कूल के बाद वाले वर्षों के दौरान भी ऐसे ही जारी रहा। हिज डेडिकेशन, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा, उसका डिवोशन जो एथलेटिक के प्रति था, कंटिन्यू ड्यूरिंग हिज लेटर स्कूल ईयर्स, उसके स्कूल के जो बाद वाले वर्ष थे उनके बाद भी वो उनके दौरान कंटिन्यू रहा, वो लगातार ऐसे ही जारी रहा, मतलब उनका इंटरेस्ट बना रहा एथलेटिक्स में। When he became famous after his performance at the National High School Championship in Chicago in 1933, जब वो चिकागो में एक जो नेशनल एथलेटिक मीट हुई थी वहाँ, when he became famous, अब जब वो प्रसिद्ध हो गए आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के बाद, जो नेशनल हाई स्कूल चैम्पियनशिप चिकागो में जो हुई थी 1903 में,
उसमें वो फेमस हो गए, लेकिन उसमें फेमस होने के बाद भी उसका डेडिकेशन, उसका डिवोशन जो उसके स्कूल के बाद वाले वर्षों के बाद भी एथलेटिक के प्रति ऐसे ही समर्पण भाव जारी रहा, उसकी पैशन उसके प्रति ऐसे ही बनी रही। ही होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम फॉर 100 यार्ड डैश एंड जंप्ड एन एक्सेप्शनल 7.56 मीटर्स इन द लॉन्ग जंप। ही इक्वल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ पे उन्होंने जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था उसकी बराबरी कर ली, उसको इक्वल कर लिया एट दैट टाइम, उस समय में जो 100 यार्ड डैश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको उन्होंने इक्वल कर लिया। मतलब वहाँ पे बराबर उसके वो प्रैक्टिस करके वो जंप करने लग गए थे, इतना वो रनिंग करने लग गए थे। जंप्ड इन एक्सेप्शनल 7.56 मीटर इन द लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप में वो 7.56 जो एक एक्सेप्शनल था, उससे पहले किसी ने नहीं किया था, अपवाद था, वो लॉन्ग जंप भी उन्होंने वहाँ पे कायम कर लिया। वो प्रैक्टिस उन्होंने वहाँ पे अपनी तैयार कर ली, उस तपस्या से, उस मेहनत से वो काम है वो जो उसके इक्वल कर पाए। ओवंस हैड बिकम ए नेशनल फिगर इन एथलेटिक्स, अब वो क्या थे, नेशनल फिगर बन गए एथलेटिक्स के, पूरे आइकन बन गए। गिवन द ओवंस स्लेंडर मीन्स इट वॉज गिवन द ओवंस स्लेंडर मीन्स, ओवंस है जो स्लेंडर मीन्स मतलब उनको गरीबी में उनको रहना पड़ता था, उनके पास इतने मीन्स नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, गरीबी के संसाधन होने के कारण जो जैसे ओवंस है, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल था, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू विद एथलेटिक्स, कि वो अपने एथलेटिक्स जो गेम है उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता था। गरीबी में कैसे करे, या तो परिवार का सपोर्ट करे, या बच्चा फिर खुद क्या करेगा, या फिर वो अपने प्रैक्टिस को टाइम दे, क्या करे, तो ऐसा उसके लिए कंटिन्यू कर पाना बड़ा मुश्किल था। बट लकीली हिज फादर फाउंड ए स्टडी जॉब, लेकिन सौभाग्य से उसके पिताजी को एक काम मिल गया जो स्टडी जॉब था, मतलब परमानेंट जैसा ही जॉब था, स्थायी कार्य उनके पिताजी को मिल गया, और इस तरीके से उनके परिवार को सपोर्ट मिल गया उनके पिताजी को काम मिलने की वजह से। ओवंस कुड नाउ अटेंड कॉलेज एट द ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में अब वो कॉलेज में चले गए, वो ही वॉज एबल टू अटेंड कॉलेज एट ओयो यूनिवर्सिटी। देयर ही सून केम टू बी नोन एज बकाई बुलेट, और वहाँ पे उनको एक नया नाम मिला, ए नेम वॉज गिवन टू हिम, ए न्यू नेम वॉज गिवन टू हिम एट द यूनिवर्सिटी, एंड द नेम वॉज ऑफकोर्स बकाई बुलेट, और बकाई बुलेट है, इसी नाम से वो फिर आजीवन जाने गए, उनको एक ऐसा नाम दिया गया बकाई बुलेट, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पीड ऑन द ट्रैक, और ये नाम उनको इस वजह से मिला कि उनकी स्पीड थी जो ट्रैक के ऊपर, वो बकाई बुलेट, बुलेट की तरह थी, गोली की तरह थी, उस रिकॉग्नाइजेशन में, उस संबंध में उनको ये नाम मिला, क्योंकि इस तरीके से लोग उनको जानने लगे कि ये बकाई बुलेट की तरह जो दौड़ता है ट्रैक के ऊपर, और इस तरह से उनको एक नाम मिला लोगों के द्वारा। ओवंस 45 मिनट्स फीट ऑफ एथलेटिक एक्सीलेंस केम व्हेन ही वाज एनरोल्ड एट द ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में जब उनका नामांकन हो गए, एनरोल कर दिए गए वो, तो ओवंस 45 मिनट्स फीट, जो ओवंस की 45 मिनट का जो एक करतब था एथलेटिक एक्सीलेंस में, वो तभी आया जब वो उन्होंने वहाँ पे ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया, और फिर एथलेटिक एक्सीलेंस है जो उनके अंदर जो 45 मिनट की जो उन्होंने एक्सीलेंस है वो गेम खेलने की, उस स्पोर्ट को करने की, ये इसके अंदर एक्सीलेंसी आ गई। ओवंस नेक्स्ट ग्रेट मोमेंट वाज ड्यूरिंग द 1936 ओलंपिक्स इन बर्लिन, ओवंस का जो अगला सबसे बड़ा पल था वो 1936 में ओलंपिक जो गेम हुए थे बर्लिन के अंदर, उनके अंदर उन्होंने अपना नेक्स्ट जो फीट, अपना जो कर्तव्य है वो दिखाया वहाँ पे। बाय दिस टाइम, इस समय तक ओवंस वाज ए वर्ल्ड रिनाउंड एथलेटिक, ओवंस पूरे दुनिया भर में फेमस एथलेटिक बन गए थे, हुज फीट्स वर ऑलरेडी स्पोकन ऑफ विद ऑ, जिसकी फीट्स के बारे में बिल्कुल बड़े अचंभे के साथ पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा बातें की जाती थी।
ओवर द स्पेस ऑफ ए वीक, एक हफ्ते के दौरान ही ओवंस डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज हिज डोमिनेंस ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ओवंस ने एक हफ्ते में ही जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में अपने ट्रैक के ऊपर जो डोमिनेंस थी और फील्ड के जितने भी इवेंट होते थे, गेम होते थे, एथलेटिक करतब होते थे, उन सभी में अपनी डोमिनेंस है वो पूरे वर्ल्ड में डेमोन्स्ट्रेट कर दी, वो स्थापित कर दी उन्होंने कि उन जैसा कोई दूसरा एथलेटिक नहीं है। ऑन 3 अगस्त 1936 जैसे वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द 100 मीटर इवेंट। ओलंपिक गेम में 3 अगस्त 1936 को जैसे उनसे 100 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, पहला ये इनका गोल्ड मेडल था। दिस वाज फॉलोड ऑन 4 अगस्त 1936 बाय द लॉन्ग जंप। अगले दिन फिर उन्होंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे 4 अगस्त 1936 को उन्होंने दूसरा जो गोल्ड मेडल लिया। ओवंस हैड नियरली बीन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम दिस इवेंट। ओवन को इस इवेंट से लगभग जो डिसक्वालीफाई किया ही जाना था, कोई वजह थी जिसकी वजह से उनको डिसक्वालीफाई किया जाना था, और हिज फर्स्ट 2 जंप्स इन द क्वालिफाइंग राउंड हैड बीन डिक्लेयर्ड फॉल, क्योंकि उसने इस जंप के दौरान जो पहले 2 चांस होते हैं वो अपने बिल्कुल फॉल हो गए थे, उनके बिल्कुल वो व्यर्थ गए थे, फॉल हो गए थे वो, तो 2 जो चांस है वो गंवा चुके थे। हिज फर्स्ट 2 जंप्स इन द क्वालिफाइंग राउंड में जो 2 जंप के मौके उनको मिले, 3 जो टोटल हमें चांसेस वहाँ पे मिलते हैं उनमें से 2 उन्होंने गंवा दिए। हैड बीन डिक्लेयर्ड फॉल एज ही हैड क्रॉस द टेक ऑफ लाइन, क्योंकि उसने जो टेक ऑफ लाइन होती है उसको क्रॉस कर दिया ऑन बोथ अटैम्प्ट्स, इन दोनों प्रयासों में। टेक ऑफ लाइन क्या होती है, जैसे यहाँ से आपने जंप करना है, और जंप कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, मान लीजिए आगे ये आपके स्पेस है जहाँ पे आपने जंप करना है, तो आपने इस लाइन को टच करके वो जंप कर दिया, तो जो 2 चांसेस हैं उन्होंने ऐसे इस लाइन को, टेक ऑफ लाइन को टच कर दिया, इससे वजह से वो फॉल हो गए और जंप करते हुए। तो अब 2 चांस है उन्होंने गंवा दिए, 3rd जो क्वालिफाइंग चांस है उनके पास बचा था। अब ये क्या चांस था, हिज फर्स्ट 2 जंप्स इन द क्वालिफाइंग राउंड हैड बीन डिक्लेयर्ड फॉल एज ही हैड क्रॉस्ड द टेक ऑफ लाइन, जो टेक ऑफ लाइन है ये, इसको क्रॉस कर दिया था उन्होंने ऑन बोथ अटैम्प्ट्स, अपने दोनों प्रयासों में। स्लेंडर मीन्स क्या होता है, वेरी लेस मनी, बहुत कम पैसे से, और फ्लस्टर्ड होता है अपसेट या कन्फ्यूज्ड। ओवंस वाज फ्लस्टर्ड, ओवंस है वो क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बड़े कन्फ्यूज्ड हो गए थे, बिकॉज ही वॉज नाउ लेफ्ट विद ओनली 1 जंप, क्योंकि अब उनके पास केवल एक ही जंप था क्वालिफाई करने के लिए, एक ही चांस उनके पास बचा था। अब क्या करें ऐसे में। एट दिस मोमेंट वन ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स, इस पल पे कॉम्पिटिटर्स में से जो एक दूसरे कॉम्पिटिटर थे, लंज लॉन्ग, जिनके विरुद्ध है जो ये वहाँ पे जंप कर रहे थे, जो बड़े ही अच्छे प्लेयर थे, तो उन्होंने उसको उस समय डिसाइडेड टू गिव हिम सम एडवाइस, तो उन्होंने कुछ निश्चय किया कि क्यों ना वो जैसे उनको कुछ एडवाइस करें, तो उन्होंने इनको परामर्श दिया। हालांकि हारना इनको ही था उनसे, क्योंकि ये बहुत ही काउंटर पार्ट थे उनके, लंज लॉन्ग है, लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट्स की जो पैशन होती है, एक उसकी भावना होती है, वो उन्होंने यहाँ पे दिखाई, और उन्होंने खुद जैसे ओवंस को, जो यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं और ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धक हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके बावजूद इसने इनको सलाह दी, इनको बताया, क्या बताया इन्होंने, एडवाइस दिया। लंज टोल्ड ओवंस टू जंप फ्रॉम ए डिस्टेंस, लंज ने ओवंस को बताया कि वो थोड़ी दूरी से अपना जंप लगाए, बिफोर द टेक ऑफ लाइन, जो टेक ऑफ लाइन है इससे थोड़ी दूर हट के जंप लगाए। अब ऐसे जंप वो लगा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसको टच करके जंप लगाएं, तो इससे थोड़ा दूर करें, क्योंकि अगर वो दूर से भी कूदेंगे, उनको पता था कि वो फिर भी उससे बेहतर कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा दूर हट के उनसे टेक ऑफ लाइन से फिर अपना जंप लगाएं। वे बिफोर द टेक ऑफ लाइन फॉर द फाइनल जंप, और अंतिम मौका था उनके पास, ये फाइनल जंप है, उसमें उन्होंने राय दी कि अपने फाइनल जंप में आप थोड़ा सा हट के जो अपना जंप लगाएं।
ही वॉज श्योर दैट ओवंस कुड इजली जंप द क्वालिफाइंग डिस्टेंस, उनको विश्वास था कि ओवंस है वो बड़ी आसानी से क्वालिफाइंग डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस से क्वालिफाइंग जंप है वो कर सकते हैं। इवन विद ए जंप फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो कि थोड़ा सा दूर से भी जंप होता है उससे भी वो ऐसा कर पाएंगे। एंड वॉज वेल शॉर्ट ऑफ द टेक ऑफ मार्क, एंड वॉज वेल शॉर्ट ऑफ द टेक ऑफ मार्क, और जो टेक ऑफ मार्क है उससे वो अच्छे से शॉर्ट कर पाएंगे, जो बहुत ही कम थोड़ी जगह है, थोड़ी दूरी से भी बहुत है वो अच्छा कर पाएंगे। Lunch told Owens to jump from a distance way before the takeoff line for the final jump. He was sure that Owens could easily jump the qualifying distance even with a jump from a distance that was well short of the takeoff mark. जो takeoff mark से थोड़ी दूर है, अगर वो वहाँ से भी कूदेंगे फिर भी वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। Owens took his advice, Owens ने उसके एडवाइस पर जो है काम किया। यहाँ पे एक एडवाइस की थोड़ी स्पेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये मिस्टेक आप करते हो। एडवाइस ये तो है हमारा नाउन, ठीक है, नाउन के रूप में ये काम करता है। ADVICE, जिसमें C आता है स्पेलिंग में। एक होता है ADVISE, ये वर्ब होती है बच्चों, तो ये ध्यान रखें, ये वर्ब एक्शन वर्ड है और ये हमारा नाउन है, नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो यहाँ पे he was sure that Owens could easily jump the qualifying distance even with a jump from a distance that was well short of the takeoff mark, जहाँ से कूदना है वो निशान, उस निशान से थोड़ा दूर से वो अच्छा कर पाएंगे। Owens took his advice, उसने उसका एडवाइस लिया एंड क्वालिफाइड ऑन हिज लास्ट जंप, और अंतिम जंप में उन्होंने वो इवेंट वो क्वालिफाई कर दिया। इवेंचुअली Owens beat long in the finals to win the gold medal, और परिस्थितिपूर्वक क्या, ओवंस ने लॉन्ग को बीट कर दिया, उसको हरा दिया फाइनल में, टू विन द गोल्ड मेडल, वहाँ पे गोल्ड मेडल है जो उनके नाम आ गया। एंड लॉन्ग वाज द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और वहाँ पे लॉन्ग खुद उनके पास खड़े थे जो उनको बधाई दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। ओवंस डिक्लेयर्ड, ओवंस ने ये बात यहाँ पे घोषणा की, ऐसा उनको लगा, बाद में उन्होंने ये कहा, यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द मेडल्स, आप मेरे द्वारा प्राप्त किए गए चाहे सारे के सारे मेडल हैं उनको पिघला दीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए। एंड कप्स, और जितने भी कप मैंने अपने इवेंट्स में कप्स जीते हैं, मेडल्स जीते हैं, आई हैव, जितने मेरे पास हैं, एंड दे वुड नॉट बी प्लांटिंग ऑन 24 कैरेट फ्रेंडशिप, और ये इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध जो दोस्ती हैं उसके लिए फिर भी वर्द नहीं होंगे, उसके फिर भी उससे कम ही रहेंगे। आई फेल्ट फॉर लंच लॉन्ग एट दैट मोमेंट, ऐसी दोस्ती, ऐसी भावना, पैशन जो स्पोर्ट्स के प्रति मेरी बनी थी उस इंसान को देखकर, उस एथलेटिक को देखकर, उसमें लंच लॉन्ग के लिए मैं ऐसी ही भावनाएं महसूस कर रहा था कि सारे मेरे कप्स हैं, सारे मेडल्स, चाहे उनको पिघला दीजिए, फिर भी वो उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं थे। एक स्पोर्ट्स पर्सन के प्रति क्या पैशन है यहाँ पे बच्चे, इसकी बहुत चरम सीमा यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑन 5 अगस्त अब क्या करते हैं, हम जो चीट करके खेलते हैं ये बड़ा बुरा है, ड्रग्स हैं वो भी यूज़ हो रही हैं गेम्स के अंदर, ये चीज़ यहाँ पे। और ये देखिए कि 1935 में कितने अच्छे गेम होते थे, तो ये तभी कहा जाता है कि गेम खेलो, खेल खेलो, लेकिन वो खेल की भावना से खेलो, ये नहीं कि दुर्भावना को रख के खेल खेलना जाए, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं है, ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन वो नहीं है। On 5th August 1936, Owens went on to win the 200 meter gold medal. 5 अगस्त 1936 को ओवंस है जो 200 मीटर की रेस है उसमें गोल्ड मेडल जीतने के लिए गए। एंड फाइनली ऑन 9 अगस्त 1936 द 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर रिले स्प्रिंट में 4 मल्टीप्लाई 100 मीटर रिले स्प्रिंट में वॉज वॉन बाय द अमेरिकन टीम, और ये अमेरिकन टीम के द्वारा जो रिले रेस थी वो जीत ली गई 9 अगस्त 1936 को। उनके पार्टिसिपेशन की वजह से ही ऐसा हुआ है, विच इंक्लूडेड ओवंस, क्योंकि उसमें ओवंस थे, इस वजह से वो रिले रेस जो अमेरिका की टीम के द्वारा जीत ली गई। दिस वॉज एन अनबिलीवेबल अचीवमेंट, ये अविश्वसनीय अचीवमेंट थी, उपलब्धि, एक ऐसी उपलब्धि थी जिसका विश्वास न किया जा सके साधारण से। एंड वॉज
unequaled for 48 years till the 1984 ओलंपिक्स। और ये ऐसा इवेंट थी, ऐसी रिले रेस थी कि अगले आने वाले 48 वर्षों में ये रेस है, इसका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। और ये अंततः जो 1984 में ओलंपिक हुए उनमें ये रिकॉर्ड जो टूट पाया। तो 48 ईयर्स तक एक रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितने गर्व की बात है बच्चों। जैसे ओवंस एन अंडर प्रिविलेज्ड यंग मैन who could never have dreamed of this kind of fame had taken the athletic world by storm in the space of just 4 years। जैसे ओवंस, जिसको ऐसा बच्चा जो अंडर प्रिविलेज था, जिसको कोई विशेष अधिकार नहीं थे जन्म के बाद, जो गरीबी में पैदा हुआ था, कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई सामाजिक लाभ नहीं था और बहुत सारे पैसे के लिए वो तरस रहे थे, पैसा नहीं था परिवार के पास, गरीबी में खस्ता हालत में वो जी रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ओवंस एक जो छोटा बच्चा था, एक यंग मैन था, एक इंसान था, यंग मैन था, हु कुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस काइंड। ऐसा वो इंसान था जिसने ऐसे अपने जीवन में ऑफ द फेम, उसने अपने जीवन में इतनी सुप्रसिद्धि की, इतना वो प्रसिद्ध हो जाएगा, इसकी कभी कामना न तो उसने कभी कामना की थी, न कभी उसने ऐसे उसका सपना देखा था। ये उसकी बस मेहनत है, वो मेहनत करता चला गया और उस मेहनत के बलबूते उसको अपने आप ये चीज़ें मिलती रही। हैड टेकन द एथलेटिक वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, इसने पूरे दुनिया में एक खलबली मचा दी थी उसके नाम ने। इन द स्पेस ऑफ जस्ट 4 years, केवल 4 वर्ष के दौरान ही इतना उन्होंने नाम है अपने पूरा वर्ल्ड में वो बना दिया था कि गरीब घर का बच्चा कितने ऊंचे तक गया। प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ें हैं ना हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो बच्चे कभी भी किसी वजह को लेकर आप ये ना सोचिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये संसाधन नहीं है। कोई भी वजह आप लगा लीजिए, मेरे पास ग्राउंड नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बेटा, जिनके पास ग्राउंड होती है, फैसिलिटीज होती है, ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वो कभी इंसान इतने ऊंचे नहीं जाते। लेकिन जिनके पास अभाव है, कमियां हैं, वो इंसान आप देखना वर्ल्ड के टॉप पर गए हैं। तो आप क्यों उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो जिनकी वजह से आप कुछ जीवन में आगे ही नहीं बढ़ते। तो उन चीज़ों को, उन स्थितियों को देखें ना कि जब जिन इंसानों के पास कुछ भी नहीं था और वो इंसान दुनिया में टॉप पे गए। तो बेटा, जब आपके पास कुछ नहीं होगा और आप तब मेहनत करेंगे तब आप टॉप पर जाएंगे। कभी आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास ये चीज़ होगी तो तभी मैं टॉप पे जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये चीज़ें बेटा इतिहास भरा पड़ा है इन उदाहरणों से। तो ये चीज़ ध्यान से बेटा देखें और जीवन में आगे बढ़ने के इनसे इंस्पायर हों, मोटिवेट हो और इस तरीके से काम करें। अनफॉर्चुनेटली दिस ग्रेट एथलेटिक वुड नेवर बी सीन अगेन इन एमेच्योर कॉम्पिटिशंस। दुर्भाग्यवश से जो ये महान एथलेटिक थे ये कभी भी एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में नहीं दिखाई देंगे। एमेच्योर मतलब जहाँ पे एक एमेच्योर कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति है वो कंपटीशन में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो केवल इस वजह से नहीं कि उसको वो पार्टिसिपेशन अच्छा लग रहा है, बल्कि वो पैसा कमाने के लिए उसमें जाता है। तो अब वो, लेकिन एमेच्योर कंपटीशन वो होता है जिसमें आप अपने शौक़ से, बिना पैसे की चाहत किए या बिना कोई ऐसी चीज़, चाहे केवल जीतने के, उसको खेलने के लहजे से जाएं, तो ऐसे कंपटीशन को एमेच्योर कंपटीशन कहते हैं। लेकिन अब वो एमेच्योर कंपटीशन उन्होंने करने छोड़ दिए थे दुर्भाग्य से, तो उनको एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में अब जगह नहीं मिलेगी। और एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स कैसे होते हैं? जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं। ओलंपिक गेम्स प्रोफेशनल गेम्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे उसने प्रोफेशनल गेम्स में वो चला गया, ओलंपिक गेम्स है उनसे वो दूर हो गया खुद, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, उसकी फैमिली को सपोर्ट की जरूरत थी, तो इसलिए वो पैसे के जो गेम है, प्रोफेशनल गेम्स वो करने लगे, उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ हिज फैमिली मेंट दैट ही वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज फ्यू फाउंड फेम टू अर्न मनी एज ए प्रोफेशनल एथलेटिक। जो उसके परिवार की डिमांड थी, उसके परिवार की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसके परिवार की, मेंट दैट ही वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज न्यू फाउंड नेम। उसमें वो चाहता था कि जो उसका नाम, उसको नया नाम मिला है, उस नाम की वो एडवांटेज ले, उसका काफ़ी फ़ायदा ले, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एंड प्रोफेशनल एथलेटिक, और एक प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल एथलेटिक, और वह प्रोफेशनल एथलेटिक वहाँ पर बने। डिड जैसे ओवंस पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स आफ्टर द 1936 ओलंपिक्स? नहीं,
नो, जैसे ओवंस did not participate in international sports event after the 1936 Olympics because he had to support his family whose financial situation was very low. He had to support his family, he had to help his family in the running of expenses, so he could no longer participate or in amateur competitions such as Olympic games or the game of this type, other games of this type of the sort. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी इसमें पीछे हमने शायद क्वेश्चन तो नहीं छोड़े. हाउ डिड जैसे, यहाँ पे थोड़े से इनको देखिए. हाउ डिड जैसे विन द लॉन्ग जंप इवेंट एट ओलंपिक्स, कैसे उसने लॉन्ग जंप जीता है. तो लॉन्ग जंप इन द फाइनल्स टू विन गोल्ड मेडल एंड लॉन्ग वाज फर्स्ट टू कंग्रेचुलेटिव. तो उसने हाउ डिड जैसे विन द लॉन्ग जंप इवेंट एट द ओलंपिक्स, कैसे उसने जीता. जैसे won the long jump event after the advice that he received from Long at that time that he should start a jump at a short distance from the takeoff line. So this is the answer of this question. So beta, we have here questions and we have to go on answering this question in order to check our comprehension. So this one is, how did Jesse help his family financially? He helped his family financially by adopting extra time job, by going for evening job. He had to work in a shoe repairing shop in the evening, and from there he received some amount to help his family. So this could be the answer of this question, and for some more better answers you can read out from these lines and you can add up your own sentences in the things that you find as a region. नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है इसमें, तो वो देख लीजिए. व्हाट वर जैसे अचीवमेंट एट चैम्पियनशिप्स, क्या अचीवमेंट थी, ग्रेट अचीवमेंट्स थी उसमें. जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहले बने हुए थे उनको उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन्होंने कायम कर दिया. दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ जैसे ओवंस. सो तो इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन इंटरनल इनको समझते हुए आप इनको करेंगे. तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक ये कर लिया है. तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ से, यहाँ पे कुछ छूटा ना हो ये चीज़ देख लीजिए. तो वो क्या है, यहाँ से थोड़ा सा, द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ हिज फैमिली मेंट दैट ही वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज न्यू फाउंड नेम टू अर्न मनी एज ए प्रोफेशनल एथलेटिक. उसके परिवार की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उस परिवार की फाइनेंस सिचुएशन का लिए उसने सोचा क्यों न उसने एक जो नया नाम कमाया है उसके वो लाभ उठाएं और अपने परिवार की जो प्रोफेशनल जो वो मदद करें, एज ए प्रोफेशनल एथलेटिक के रूप में पैसे कमा के अपने परिवार की वो मदद करें. हु वुड बी पेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट, और उस प्रोफेशनल इवेंट्स में हु वुड बी पेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स, जो कोई भी पार्टिसिपेट करता है उसको पार्टिसिपेशन के लिए वहाँ से पैसे मिलते हैं. बट दिस वर्कड अगेंस्ट हिम, लेकिन ये बात है जो उसके विरुद्ध, उसकी भावना के विरुद्ध इसमें बात थी कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था. कुड नो लॉन्गर कॉम्पिटिट इन द इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक द ओलंपिक्स. अब इस वजह से वो इंटरनेशनल इवेंट्स है जैसे ओलंपिक्स हैं उनमें वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था. वेयर ओनली एमेच्योर एथलेटिक्स कुड पार्टिसिपेट, जहाँ पे केवल एमेच्योर एथलेटिक्स है उनको पार्टिसिपेशन की परमिशन थी, उनको ही अलाउ किया जाता था. और जो प्रोफेशनल एथलेटिक्स है उनको कभी भी ओलंपिक्स जो वर्ल्ड इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उनमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया. जैसे एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, या फिर जैसे ओलंपिक्स हो गए, इनमें कभी भी ऐसे आप परमिशन नहीं दी जा सकती इसे ऐसे प्रोफेशनल एथलेटिक को. दिस मेंट दैट देयर वर फ्यूअर पीपल विलिंग टू स्पॉन्सर हिम. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बहुत ही कम लोग थे जो उसको स्पॉन्सर करना चाहते थे, आगे उसको प्रायोजित करना चाहते थे. एंड द फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट ओवंस वॉज एक्सपेक्टिंग नेवर मैटरलाइज्ड, और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है जो वो लाभ प्राप्त करना चाहता था अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, जो उसको उम्मीद थी ओवंस को, वो कभी भी उसके पूरे नहीं हो पाए. मैटरलाइज्ड वो उनको नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं थे जो उसको आगे स्पॉन्सर कर सके, उसको आगे बढ़ा सके प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल एथलेटिक. टूवर्ड्स द लेटर ईयर
ओवेंस वॉज अपॉइंटेड एज ए गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड स्टेट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। तो आगे आने वाले जो बाद वाले वर्ष है, ओवेंस को उनमें गुडविल एम्बेसडर के रूप में, जो यूनाइटेड स्टेट में गुडविल एम्बेसडर के रूप में उसको जगह दी गई, उस पद पर उनको शोभित किया गया। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, और इस तरीके से उन्हें पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो यात्राएं की। ओवेंस लेटर ट्रैवल टू जर्मनी अगेन फॉर द 1932 म्यूनिच ओलंपिक्स। ओवेंस ने बाद में जो जर्मनी में 1972 में म्यूनिच ओलंपिक्स हुए थे उनमें भी उन्होंने यात्रा की। ओवेंस डाइड इन 1980। ओवेंस जो 1980 में भगवान को प्यारे हो गए। लिविंग एन ऑलमोस्ट अनपैरेलल्ड बेंचमार्क फॉर लेटर एथलेटिक, और उन्होंने एक ऐसा जिसकी कभी बराबरी ना की जा सके, अनपैरेलल्ड बेंचमार्क, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मार्क उन्होंने डाल दिया बाद वाले एथलेटिक्स के लिए। जो आने वाले जो एथलेटिक्स है उनके लिए कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिए, बेंचमार्क उन्होंने वहाँ पे लगा दिया, जिसको पूरा करना शायद बहुत ही बड़ी बात है। तो बच्चों, हमारे सेकंड लेसन है जो हम आज पूरा कर चुके हैं। तो इसको करना कैसे है मैंने आपको बताया। लेसन का जो एक टीचर पार्ट होता है, एक स्टूडेंट पार्ट होता है। तो टीचर पार्ट में आप क्या करेंगे, टीचर पार्ट में आप इस लेसन को एक बार रीड करें, इसकी वीडियो देखें, इसको सुने, ध्यान से पढ़ें, और फिर उसके बाद जो टीचर पार्ट में पहले क्या करेंगे, आप इसके वर्ड मीनिंग या फिर डिक्टेशन जो फर्स्ट पार्ट में कर लें, वर्ड मीनिंग या डिक्टेशन, या फिर इसमें ऐसे करें आप केवल यहाँ पे वर्ड मीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया, साफ साफ क्या करेंगे, इधर वर्ड है और इधर मीनिंग है। मीनिंग इंग्लिश में लिखें, हिंदी में ना लिखें, क्योंकि किसी चीज़ को इंग्लिश में ही सेंस करना ज़रूरी है, उसको हिंदी में न करें, क्योंकि हिंदी कभी किसी भी वर्ड के आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, और नहीं एग्जैक्ट उसकी ट्रांसलेशन करने पर आप उसको ये समझते हैं कि भाई उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। इंग्लिश है वो अपने तरीके से चलती है, हिंदी अपने तरीके से चलती है, बिकॉज बोथ आर क्वाइट डिफरेंट लैंग्वेज। वी कैन नॉट एग्जैक्टली ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इनटू हिंदी। सो वट एवर वी हैव टू राइट, वी हैव टू जस्ट फर्स्ट सेंस द वर्ड एंड देन यूज दैट वर्ड इन योर own sentences only, so that we can carry out our passions, so that these words can follow our passions, can express our feelings. So in this way you will have to write the first. What will you do, आप क्या करेंगे, शुरू में आप करेंगे कि पहले जो वर्ड है वो वर्ड मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट होता है वो मैं आपको करवाता हूँ टीचर पार्ट में, ABC, ठीक है, इसको मैं करवाऊँगा आपको। और इसके बाद होता है हमारा राइट और टॉक। राइट और टॉक ये टीचर पार्ट में करनी है, ये बात ध्यान रखें, टीचर पार्ट में करनी है। इसके बाद अब आ जाइए स्टूडेंट पार्ट पे, जो आपने हाफ जो नोटबुक है उसमें क्या करना है। उसमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में, टीचर पार्ट में हमने पहले क्या किया, वर्ड मीनिंग किया है, तो उधर स्टूडेंट पार्ट में क्या करेंगे, डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन मतलब जो वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल लगते हैं, सेकंड उनकी स्पेलिंग्स आपको याद नहीं होती, तो वो इधर करें प्यारे बच्चों। अगर आपने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है तो कोई बात नहीं, सेकंड लेसन से उसको ठीक कर लें, क्योंकि हमेशा हम ऐसे ही करते हैं अपने काम को, तो सभी बच्चों को पता है। तो इधर फिर डिक्टेशन के बाद स्टूडेंट पार्ट में आपने क्या करना है, समरी करनी है। समरी कैसे करेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर उसको अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस उसमें आप एडअप करते हुए समरी बड़ी ब्यूटीफुली इफेक्टिव अच्छे तरीके से उसमें पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है उसको यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव्स हैं, आपके एडवर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, अच्छे तरीके से, मतलब आप एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से हो, आपकी लैंग्वेज का सेंटेंस अच्छे से बने, ग्रामेटिकली करेक्शन उसमें हो। वर्ब का ध्यान रखें, पास्ट में तो पास्ट में ही सारी वर्ब आप लिखें, और जो अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में उस चीज़ को बताएं। तो समरी के बाद आप क्या करेंगे, समरी के बाद इसमें बाहर निकाल दे, काट ले। तो समरी क्या है, समरी के बाद क्या करेंगे आप, फिर आएंगे आपके ABC पार्ट, जो मैं आपको टीचर पार्ट में करवाता हूँ। आपने क्या करना है, ये पहले खुद करनी है ABC पार्ट। ABC पार्ट कैसे करेंगे, जो पेन से आप इनके क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर किससे लिखेंगे, पेंसिल से, और बना के खुद सोच के लिखना है। तो इस तरीके से बुक से आप रीड करें, कहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, और सेम एज इट इज़ लाइन न उतारें बेटा, ये ध्यान रखें, अपना सेंटेंस खुद यूज़ करें।
तो ये कोशिश रखें। ABC पार्ट के बाद यहाँ पे फिर आपका जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके कंप्लीट होने के बाद अब हमारा रह गया बुक वर्क। बुक वर्क में क्या करते हैं आप, जो रीडर बुक के बाद में कुछ बैक एक्सरसाइज होती हैं लेसन से संबंधित, वो बैक एक्सरसाइज करें। कुछ ग्रामेटिकली एक्सरसाइज होती है, ग्रामर एक्सरसाइज होती है। ग्रामर एक्सरसाइज ग्रामर बुक के साथ साथ मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर वो वहाँ पे दिक्कत आती है तो ग्रामर बुक और जो आपकी रीडर बुक के बाद में जो बैक एक्सरसाइज, उनको इकट्ठा करें। आप कोशिश करें इकट्ठा करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे भी अगर आप दोबारा भी उनको करते हैं तो दिक्कत तब भी नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम पे भी रिवाइज ही करेंगे। और कोई चीज़ है 15 दिन हमने पहले पढ़ी है, अगर 15 दिन बाद वहाँ पे बुक बैक एक्सरसाइज से हमें वो अगर प्रैक्टिस के लिए मिल रही है तो वो बेहतर है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, राइट और टॉक पे पूरा ध्यान देना है, ये बात समझनी है। राइट और टॉक कोई भी ना छोड़े, एक भी सिंगल भी राइट और टॉक आपकी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद हमारी लिसनिंग है, जैसे हम 1 2 3 यूनिट कर पाते हैं, उसके बाद एक बार फिर मैं आपके पास जो ऑडियो भेजने वाला हूँ लिसनिंग की ऑडियो आपके पास आएगी। उसको लिसन करके आपने क्वेश्चंस के आंसर है वो फेयर नोटबुक पे ही रखेंगे। और वो किस में रखेंगे आप, टीचर पार्ट में रखेंगे। ये बात ध्यान रखें, जो लिसनिंग स्किल के क्वेश्चन आंसर हैं वो कैसे रखेंगे आप, टीचर पार्ट में। उससे पहले क्या करेंगे आप क्वेश्चन लिख के रखें। क्वेश्चन लिख के 2-4 लाइनें वो नीचे वो ड्रॉप कर दें। उनको 2-4 लाइनें ड्रॉप करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ, ऑडियो भेजने के बाद उसको फर्स्ट टाइम लिसन करें और उसके आंसर देने की कोशिश करें। फिर उसको सेकंड टाइम लिसन करें और फिर आंसर दे। थर्ड टाइम नहीं लेना आपने, 2 टाइम्स एफर्ट में अपना ये दिखाना कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके अंदर कैसी, आप कितनी एक्सेलेंसी आपके अंदर आ चुकी है बेटा। और उसको ऑनेस्टली आपने मेरे पास भेजना है फ़ोटो क्लिक करके, ताकि मैं ये समझ पाऊँ मेरे बच्चे ऑडियो को कितना सुन सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से ऑडियो इंग्लिश ऑडियो है वो कॉम्प्रिहेंशन उनकी पावर है, कितने अच्छे से वो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आपके समझ में आई होंगी। फिर भी अगर बच्चों कोई दिक्कत है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9416194363। और बेटा ये बात ध्यान रखें, ये मेरा नंबर आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल में सेव कर लें। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो शायद आपकी व्हाट्सएप पे मेरे को न मिले। आप जो मैसेज मेरे को करते हैं वो शायद मैसेज नहीं मिलेगा। आपका मैसेज तभी मेरे को मिल पाएगा जब आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने पेरेंट्स के डिवाइस में सेव करेंगे, फिर मैसेज करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। और मेरा जो कॉलिंग नंबर है मैंने आपको बताया बेटा, कॉलिंग नंबर है मेरा 9468139686। ये मेरा कॉलिंग नंबर है बेटा। और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आप जीवन में आगे बढ़े। मे गॉडेस सरस्वती ब्लेस यू और you get higher achievements like Jesse Owens in your life. Stay motivated, stay inspired, keep on working, and beta you will definitely reach to that destination which your parents have dreamed of about you and you yourself as well. Thank you. Have a pleasant day.